आता है। इसको पढ़ाया नहीं जाता है, जनरली बोल दिया जाता है कि ये सेल्फ स्टडी कर लो, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला बहुत कम चीजें हैं और मेमोराइज करने वाला ज्यादा चीजें हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो केमिस्ट्री आप एनसी नारायणा बुक को आप या तो एनसीईआरटी खोल लीजिए तो आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री, ये चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मतलब जो डेली हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट चीजों का, उसकी जिन चीजों को हम यूज करते हैं उसमें कौन सी केमिस्ट्री यूज होती है, उसको हम लोगों को यूज करना है। पहला इसी में बात करना चाहता है कि इसी को बोला जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब आज के जमाने में ऑलमोस्ट हर आदमी कोई ना कोई बीमारियों से ग्रसित है ना। एनी एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द डिजीज। अब उसको उसके लिए हर आदमी कोई ना कोई आपका मेडिसिन लेता है। दूसरा चीज आपका केमिकल्स इन फूड। ठीक है, केमिकल्स इन फूड, ये 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो जैसे आपका फ्लेवर्स को एक्सचेंज करना है, बढ़ाना है, तो उसकी वजह से केमिकल यूज किया जाता है। या फूड को स्टोर करना है लंबे समय के लिए तो उसमें भी केमिकल यूज किया जाता है। ठीक है, और ऐसे जैसे मान लीजिए जैसे शुगर हो गया, शुगर का कोई रोगी है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका जैसे एस्पर्टेम वगैरह ना, वो वाला शुगर यूज करते हैं। कौन सा? शुगर फ्री ना, वो यूज करते हैं। और एक है आपका क्लिंजिंग एजेंट ना, क्लिंजिंग एजेंट। अब आपका क्लिंजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि जेली जो हम लोग कपड़े वियर करते हैं उसको साफ सफाई करने के लिए उसमें भी केमिकल्स यूज करते हैं। तो ये 3 ब्रांचेज हैं इसमें, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लास्ट चैप्टर है आपका, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। उसमें 3 पार्टों में पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, मतलब डेली जो चीजें हम लोग यूज करते हैं उसकी केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला जो हो गया मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे हमको दर्द हो जा रहा है तो पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर कैसे काम करता है और किस क्लास में आता है। या एंटीपायरेटिक ड्रग है, जैसे बुखार हो गया तो हम लोगों को टेम्परेचर को रिड्यूस करना है तो उसके लिए किस क्लास का ड्रग यूज करेंगे। या जैसे हम लोगों को डिप्रेशन है तो उसके लिए हम लोगों को कौन सा ड्रग लेंगे। या हम लोगों को जैसे नार्कोटिक्स होता है, एडिक्टिव होता है, इन सब चीजों का स्टडी करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फूड इन के फूड जो केमिकल्स इन फूड, तो बहुत सारे केमिकल्स हम लोग फूड में ऐड करते हैं, उसके कलर को बढ़ाने के लिए, उसके फ्लेवर्स को बढ़ाने के लिए, है ना, तो उसको स्टडी करेंगे। या उसको स्टोर करने के लिए कई दिनों तक अगर स्टोर करना चाहते हैं तो भी आपके फूड में केमिकल्स डाले जाते हैं। जैसे जो हम लोग ये खाते हैं, जो आपको पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं, चिप्स वगैरह, उसमें देखते हैं नाइट्रोजन गैसेस वगैरह भरी होती हैं। तो वो केमिकल ही तो है कि बहुत दिनों तक, लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए हम लोग क्या केमिकल यूज करते हैं। लास्ट में क्लींजिंग एजेंट है, जैसे अपने बॉडी को साफ करने के लिए सोप यूज करते हैं। कई तरीके के सोप होते हैं, उसी तरीके से डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट भी कई तरीके होते हैं, जैसे कैटेनाइनिक हो गया डिटर्जेंट, एनाइनिक हो गया, न्यूट्रल हो गया। वो सारे डिटर्जेंट यूज करते हैं जो बॉडी को या कपड़ों को साफ करने में यूज होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। जो फर्स्ट है आपका ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आप ड्रग्स, युक्ता बताओ तो ड्रग्स क्या होते हैं। युक्ता ही बता सकती है। युक्ता जी बताइए ड्रग्स क्या होते हैं। युक्ता, युक्ता आर यू देयर? वो सुन नहीं रही है, हमको लगता है कि वो ज्वाइन करके छोड़ दी है। चलिए मैं बताता हूँ ड्रग्स क्या होता है। देखिए जो ड्रग्स होते हैं ना, ड्रग्स उसको बोला जाता है कि ये लो मॉलिक्यूलर मासेस के कंपाउंड है ना। ड्रग्स आर द केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। इसका कितना यूनिट है? 100 से 500 यूनिट ही इसका मास है ना। मैत्री, आर यू लिसनिंग? मैत्री, यस सर। आगे क्या बोला जा रहा है कि ये ड्रग्स जो हैं, जो भी ड्रग्स हैं, तो पहले तो ये क्या बोला जा रहा है कि स्मॉल वेट है इसका, इसका जो है इसका स्मॉल मॉलिक्यूलर मास है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। अब हमारे जो ये करता क्या है ड्रग्स, एक उसी, अब जो ड्रग्स होता है उसका जो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर, वो कैसा होना चाहिए? अगर वो यूजफुल इफेक्ट है, यूजफुल इफेक्ट, और इसी को बोले अगर हमारे बॉडी के ऊपर क्या है
गुड इफेक्ट करता है, गुड रिस्पॉन्ड करता है, या वो कैसा इफेक्ट करता है, उसको बोला जाता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। अगर बोला जाए, और इसको बोला जाए कि अगर वो कैसा इफेक्ट करता है, थेराप्यूटिक। अगर इस टाइप का इफेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर, कोई भी ड्रग्स है, अगर उसका इफेक्ट या तो थेराप्यूटिक है या यूजफुल इफेक्ट है, तो वो वाला ड्रग्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिसिन। तो ये तो पहले तो आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि मेडिसिन कौन होते हैं। तो मेडिसिन वही ड्रग्स कहलाएंगे जिनका जो हम लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करें और उनका गुड इफेक्ट हो, हमारे शरीर के ऊपर अच्छा इफेक्ट हो, हार्मफुल ना हो। और या तो बोलेंगे वो थेराप्यूटिक इफेक्ट हो। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मतलब हीलिंग इफेक्ट बोला जाता है, हीलिंग। जैसे आपको घाव हुआ है, वोंड हुआ है, तो अगर आप ड्रग्स लें तो वो घाव भर जाए, हीलिंग इफेक्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मेडिसिन। बात समझ में आ रही है मैत्री? ओके। तो अब इसका डेफिनेशन में पढ़ के समझा देता हूं कि क्या है। तो आप डेफिनेशन समझिए। ड्रग्स आर केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। ड्रग्स आर केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना लो मॉलिक्यूलर मास होता है? 100 से 500 यूनिट। These interact with macromolecular target and produce biological response। अब हमारा बॉडी है, ठीक है, तो कहाँ पे ये इफेक्ट करेगा, ये क्या बोला जा रहा है कि माक्रोमोलिकुलर जो टारगेट होगा वहां पे। अब माक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, अगर आपको बोला जाए माक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हमने एक बार आया था बायोमोलिक्यूल में, जैसे प्रोटीन हो गया, बड़े वाले मॉलिक्यूल। हाँ जी, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये पॉलीमर होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, इनके ऊपर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो क्या बोला, इंटरेक्ट माइक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पांस व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पांस इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल। कैसा होना चाहिए, थेराप्यूटिक एंड यूजफुल। थेराप्यूटिक ये आपका मेडिसिनल मेडिकल का टर्म्स है, इसको बोलते हैं हीलिंग इफेक्ट होना चाहिए, है ना। हीलिंग इफेक्ट का मतलब कि आपका बीमारियों से को ठीक करने का इफेक्ट हो। तो ऐसा अगर हो तो दीज केमिकल्स आर कॉल्ड मेडिसिन एंड आर यूज टू डायग्नोज। और क्या डायग्नोज करने में, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो अगर कोई आपने ड्रग्स लिया, ड्रग्स के तो कई क्लास होंगे, हम सबको मेडिसिन नहीं बोलेंगे, तो वही ड्रग्स आपको मेडिसिन कराएंगे, वही ड्रग्स मेडिसिन कराएंगे जिनका इफेक्ट कैसा होना चाहिए, थेराप्यूटिक होना चाहिए, थेराप्यूटिक। पहला चीज कैसा होना चाहिए, थेराप्यूटिक। फर्स्ट वन तो थेराप्यूटिक होना चाहिए। ठीक, अगर दूसरे की बात करें, थेराप्यूटिक के बाद अगर बोले तो कैसा होना चाहिए कि उसका यूजफुल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें यूजफुल के बाद, तो एक ऐसा होना चाहिए कि उसको ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में यूज होना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ, क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। आगे अगर बोले ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के बाद बोले जाते हैं, तो और कहाँ पे होना चाहिए, डायग्नोस में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंशन में होना चाहिए। तो अगर इन चीजों का यूज अगर हम लोग ये करने में यूज करते हैं, डायग्नोस करने में, तो वो ऐसे ड्रग्स को क्या बोला जाएगा, बोलिए तो। जिन ड्रग का यूज थेरापीटिक यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उन ड्रग का क्या नाम होगा, मेडिसिनल। मेडिसिन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसी को नाम देंगे मेडिसिन। तो ऐसे ड्रग्स जिनका यूज थेराप्यूटिक हो, यूजफुल हो, या डिजीज में यूज करो, प्रिवेंशन में करो, डायग्नोस्टिक में करो, तो दैट ड्रग्स आर नोन एज मेडिसिन। if taken in doses higher than the dose recommended, अगर ज्यादा डोज में लिया जाता है तो ड्रग्स उसको क्या बोलता है कि वो क्या है, पोटेंशियल पॉइजन हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा अगर यूज करेंगे, बहुत ज्यादा में लेंगे मात्रा में, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइजन का काम करेगा, है। आगे क्या, यूज फॉर द केमिकल फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज आल्सो नोन एज कीमोथेरेपी। अब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ड्रग्स है जिनका अगर आप थेराप्यूटिक इफेक्ट में करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी जो मेडिसिनल वाले होंगे उनको बहुत अच्छा समझ में आता होगा, जिनके घर या परिवार में कोई मेडिकल से रिलेटेड होगा, कि कीमोथेरेपी क्या होता है। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उनका कीमोथेरेपी कराया जाता है, कीमोथेरेपी, है ना। तो ये हो गया कि आप पहले ड्रग समझ लिया कि आपका ये लो मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड है, कहाँ पे ये अफेक्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट के ऊपर।
और वही ड्रग्स मेडिसिन कहलाते हैं जिनका इफेक्ट थेराप्यूटिक हो, यूजफुल हो, या तो आप क्या बोला जाता है डायग्नोज में यूज करते हैं तो उनको आप लोग मेडिसिन बोला जाता है। तो ये तो हो गया ड्रग्स और मेडिसिन। आगे क्या बोला जा रहा है कि क्लासिफिकेशन करना है। ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड मेनली ऑन द 4 वेज आप लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला चीज बोला जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। पहला चीज है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पे क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा क्या बोल रहा है कि ड्रग्स के एक्शन के आधार पे किया गया है। तीसरा चीज ड्रग्स के स्ट्रक्चर के आधार पे किया गया है। और लास्टली बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूलर टारगेट के ऊपर किया गया है। अब तीनों का मतलब समझिए। पहले आप देखिए कि मॉलिक्यूलर टारगेट का मतलब कि किस मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, या ना प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, इसमें से किसके ऊपर वो अफेक्ट करेगा, किसके ऊपर टारगेट करेगा। तो कुछ क्लास ड्रग्स होते हैं जो प्रोटीन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, कुछ क्लास ड्रग होते हैं वो आपका लिपिड के ऊपर करेंगे, कुछ एसिड के ऊपर करेंगे, तो उसके आधार पे किया है। अब ये एक और मेडिसिनल साइंस में बोला जाता है कि अगर सेम स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, सेम नहीं सिमिलर स्ट्रक्चर है या सिमिलर ग्रुप है, तो उनका इफेक्ट जो होगा वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। शरीर के ऊपर जो सिमिलर स्ट्रक्चर के कंपाउंड होते हैं उनका यूज क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ डिजीज को ट्रीट करने में यूज होता है। और तीसरा जो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अब ड्रग एक्शन का मतलब ये हुआ कि आपका पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए किसी ड्रग क्लास के ड्रग को यूज किया जाता है। तो एक करके आप इसको पढ़ लीजिए ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पे क्या बोला जा रहा है कि it is the useful for doctor because it provide them a whole range of drug available for them to treatment of particular type of problem. For example, analgesics are there, have a pain killing effect। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में जो आपका फार्माकोलॉजिकल मतलब ये फार्मा से रिलेटेड है। ये बोला जाता है कि ये मान लीजिए आपका एक एनालिटिक्स है, या इसको बोला जाता है एनालिटिक्स जो भी है। तो एनालिटिक्स जो भी मान लीजिए एनालिटिक्स, युक्ता को पता होगा क्या होता है युक्ता एनालिटिक्स। तो क्या एनालॉजिक्स? हाँ, या एंटीपायरेटिक बताओ, एंटीपायरेटिक्स। पैरासिटामोल हाँ काइंड ऑफ। हाँ, ओके ओके, एंटीपायरेटिक्स ठीक बताया, पैरासीटामोल। अब देखो, अब ये क्या बोला जाता है, फार्माकोलॉजिकल क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि जो भी अब ये एंटीपायरेटिक क्या है, फीवर को रिड्यूस करना है ना, फीवर रिड्यूस करना है। तो अब फीवर को रिड्यूस करने के लिए पैरासीटामोल ही ड्रग थोड़ी है, कम से कम 1 लाख ड्रग्स होंगे। पैरासीटामोल हो गया, और क्या है, एक है नोवा मास्क बोलते हैं, नोवा मास्क शायद ऐसे होता है, NOVA, नोवा मास्क, ये हो गया नोवा मास्क। और बताओ तो ड्रग्स का नाम बताओ तो जो मेडिसिन दवा को ये फीवर को रिड्यूस करता है। पैरासीटामोल बताया, नोवा मास्क बताया, डेक्सोना करके एक मेडिसिन आता है जो घरों में यूज करते हैं, एक गोल्ड करके आता है, पता नहीं क्या यूज करते हैं, मेरे घरों में तो यूज करते हैं। तो ये क्या है कि अब मान लो इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इस क्लास के ड्रग्स का इफेक्ट क्या है कि ये हाई टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। थेराप्यूटिकल है। हाँ, थेराप्यूटिकल है। तो यही बोला जा रहा है कि कुछ जो ड्रग्स होते हैं उसका जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, एक क्लास में उसको डिवाइड कर दिया गया है। किस क्लास में हमको डिवाइड कर दिया गया है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पे कि उसका फार्माकोलॉजिकल क्या है, या तो आपका पेन को रिड्यूस करेगा, पेन किलर। तो पेन किलर तो आपको बहुत सारे हैं, ठीक है, कि आपका डिस्प्रिन हो गया, है ना, एस्प्रिन, पता नहीं क्या क्या आता है जो, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या बोला तो इसका क्या बोला जा रहा है कि ये जो इफेक्ट है ना, कि बहुत सारे दवाइयां होंगी और उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पे क्लासिफाइड किया गया है। मतलब 1,000 दवाओं को हम लोग एंटीपायरेटिक बोल सकते हैं जिनका इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करने में। तो यही बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि आपका एनालिटिक्स है किलिंग इफेक्ट, ठीक, पेन किलिंग इफेक्ट। तो जो भी एनालिटिक्स होगा आपका वो पेन को रिड्यूस करेगा। अब पेन किलिंग इफेक्ट के लिए तो लाखों दवाइयां होंगी। एंटीसेप्टिक किल
द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हम लोग एंटीसेप्टिक जो क्रीम्स यूज करते हैं, ये सारे एंटीसेप्टिक होते हैं, जो भी आपका बीको टर्मरी वगैरह जो भी यूज करते हैं, तो एंटीसेप्टिक। अब एक ही क्रीम तो होता नहीं है, लाखों क्रीम है, और काम लेकिन सबका एक है, फार्माकोलॉजिकल इसका जो काम है वो सेम ही है। तो इस आधार पे किया गया है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अब देखिए, मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब क्या हुआ? इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, ऑल एंटीहिस्टामाइंस है। एंटीहिस्टामाइन inhibit the action of the compounds histamine which causes inflammation in the body. There are various way in which action of histamine can be blocked. You will learn about this in section, आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है ऑन द बेसिस ऑफ, अब इसको अच्छे से समझ, देखिए देखिए एंटी हिस्टामाइन क्या होते हैं। एंटी हिस्टामाइन, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। देखिए जो हिस्टामाइंस जो हैं, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। हिस्टामाइन ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है। लेकिन ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे हैं? अनवांटेड है। ये कैसा है? अनवांटेड है। प्रोटीन मॉलिक्यूल ये अनवांटेड है, आपकी बॉडी में अपने आप ये बन रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो अब इसको इन कई टाइप के हैं, नो सेवरल टाइप्स है। ये हिस्टामाइन जो होता है ये लार्ज टाइप में आते हैं, लार्ज टाइप, ठीक है। इसकी वजह से पेन, नो, दर्द होता है या कुछ भी होता है। तो ये जो होता है कि अब ये तो अनवांटेड है, अब इसको हमको क्या करना है? किल करना है, खत्म करना है। तो हिस्टामाइन को खत्म करने के लिए क्या आता है? ये आता है हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन आता है। दिस इज द एंटी हिस्टामाइन। तो एंटी हिस्टामाइन ये क्या है? ड्रग्स है। तो वो किसको खत्म करना है? आपका हिस्टामाइन को। एक एग्जांपल होता है, मान लीजिए आपके बॉडी में एसिडिटी है, ठीक है, एसिडिटी है, ये प्रोटीन की वजह से तो नहीं होता है, एसिड की वजह से है। लेकिन आप इसको खत्म कैसे करते हैं एसिडिटी को? तो अगर एसिडिटी को खत्म करना चाहते हैं तो आप एंटासिड लीजिए, ठीक है। ऐसा एंटासिड अगर लेते हैं तो ये कहता क्या है कि इसके एंटासिड अगर लेते हैं कुछ, आज के जमाने में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आते हैं। तो ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिड आपका स्टमक जो है एक्सेस में जो एसिड प्रोड्यूस करता है, उसको क्या करता है? प्रोडक्शन को खत्म कर देता है। जैसे पहले के जमाने में क्या था कि हम लोग जो है बेस यूज कर लेते हैं, कुछ और लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज करते थे, है ना। तो वो क्या करता था कि न्यूट्रलाइज एसिड, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता था। आज क्या करते हैं? आज जो ड्रग्स हम लेते हैं वो न्यूट्रलाइज करने का काम नहीं करता है। वो क्या काम करता है? जो हमारा स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है उसके प्रोडक्शन को खत्म किया जाता है। अगर भाई आप न्यूट्रलाइज करते हैं तो क्या होगा? वो तो प्रोडक्शन हमेशा रहेगा, और जब तक वो मेडिसिन आप लेंगे वो तब तक न्यूट्रलाइज होगा, एसिड कम होगा, लेकिन प्रोड्यूस हमेशा हो रहा है। लेकिन अब जो ड्रग्स आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो हमारा स्टमक एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस कर रहा है उसको ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज क्या होगा? हिस्टामाइन या एंटी हिस्टामाइन? जो एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है क्या होगा? Histamine. हिस्टामाइन होगा। अब उसके एक्सेस को अगर हम लोग स्टॉप करना चाहें तो हम लोग क्या लेंगे? एंटी हिस्टामाइन ले लेंगे। तो आपका Antihistamine. जी जी, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन के आधार पे। ये एक बार और आएगा आगे, इसको फिर से पढ़ेंगे। लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अब ये बोला जाता है कि आप पढ़ लीजिए इसको। इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। तो उसके पास क्या है? कॉमन स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। क्या मतलब? कि अगर कॉमन स्ट्रक्चर है तो उसका फार्मा में जो काम है, तो एक्टिविटी जो है वो कैसा है? सिमिलर है। बात समझ में आ रही है कि अगर सिमिलर स्ट्रक्चर है किसी ड्रग्स का तो उसका काम भी सिमिलर में होगा। कि अगर नहीं समझा युक्ता, समझ रही हो ये बात को? Yes, sir. हाँ, अगर मान लो तुम्हारे एग्जांपल एक लेते हैं, मान लो हमारे पास सल्फोनामाइड्स है। अब उसका कॉमन स्ट्रक्चर ये है कि ये वाला ग्रुप होना चाहिए। अब ये जो सल्फोनामाइड्स है, बहुत सारे सल्फोनामाइड्स जो होता है हम लोग एंटीसेप्टिक के फॉर्म में लिखते हैं, पेस्ट के फॉर्म में लिखते हैं, एंटी फंगल के काम में आएगा, एंटी बैक्टीरियल के काम में आएगा, है ना। और आपका क्या है? एंटी ईचिंग हो गया। ये सब में जो सल्फोनामाइड जितने होते हैं सब वो काम करते हैं। तो अगर और उसमें सेम ही ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप तो होना ही चाहिए, दोनों ग्रुप। तो कॉमन अगर स्ट्रक्चर है
तो उसका इफेक्ट भी कॉमन होगा। तो ये था थर्ड वाला। लास्ट में आप देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, तो ये बोला ड्रग यूजुअली इंटरेक्ट विद द बायोमॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। दीज आर कॉल्ड द टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में जो भी बायोमॉलिक्यूल है, तो आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, या जैसे प्रोटीन है, ठीक है, या लिपिड है, तो अगर हम इसको बात करें तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये ड्रग टारगेट है। ड्रग टारगेट, अब बताओ तो क्या होगा युक्ता, ड्रग टारगेट क्या होंगे? ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ड्रग का टारगेट का मतलब क्या है, बोलो तो, मैत्री बोलो। तो जिस पे ड्रग टारगेट मतलब जिस पे वो पर्टिकुलर ड्रग एक्ट करेगा काम जी करने जी के जी लिए। जी, वेरी गुड। तो आपके हमारे बॉडी तो ज्यादातर मिलकर के क्या बनी है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, तो इन्हीं से मिलके बना है। मतलब ये जो है, या तो कार्बोहाइड्रेट वाले पे करेगा, या प्रोटीन पे करेगा, या तो लिपिड के। तो यही बात बोला है कि ड्रग यूजुअली, जो ड्रग है यूजुअली इंटरेक्ट विद बायोमॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये है। दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल। तो ये सारे जो हैं टारगेट मॉलिक्यूल हैं। अब या तो ड्रग टारगेट बोलिए, ड्रग possessing some common structural feature may have the same mechanism and action on target। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या लिपिड है, इसके ऊपर जो ड्रग होगा वो सिमिलर वे में अफेक्ट करेगा इसमें। अभी आगे जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट आर द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा यूजफुल जो आपका होता है कि मॉलिक्यूलर टारगेट। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप जैसे, हमको कट लगा है आपका लेग्स में, तो क्यों जाकर के वहीं उसी जगह पे अफेक्ट करता है और बॉडी में नहीं करता है। तो आप ऐसे समझो कि अगर हमारे पास बायोमॉलिक्यूल है, मान लो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हुआ, हर जगह स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि हमारे पास ग्लूकोज होगा, ठीक है, तो ये ग्लूकोज फिर जुड़ा रहेगा, ग्लूकोज, ठीक है, फिर हमारे पास ग्लूकोज, मान लो हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं आपको, ये एक्चुअल में ये प्रोटीन होना चाहिए, ज्यादातर प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन है, प्रोटीन से जुड़ा है, मान लो आपको प्रोटीन्स। अब हमारे पास एक और ये इस तरीके से जुड़ा है। अब कहीं आपको मान लीजिए कट लग गया, कहीं आपको कट किया तो इन्फेक्शन किया, तो बताओ इसमें चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा जो स्किन बना है अमीनो एसिड या प्रोटीन्स का जो बना है, तो आपको कट लगा, कहीं इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें चेंज होगा कि नहीं? जो लेयर्स है आउटर कवरिंग पे इफेक्ट होगा कि नहीं, बताइए। तो इफेक्ट होगा। तो अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं, तो जो नॉर्मल ट्रेंड है उसको तो नहीं अफेक्ट करेगा। कहां पे अफेक्ट करेगा? जहां पे ब्रेकेज आएंगे, जहां पे इंफेक्शन आएगा, जहां पे उसमें डैमेज आएगा, वहीं तो करेगा। अदर प्लेस में तो नॉर्मल है, वहां पे तो उसको कुछ कर ही नहीं पाएगा। जो मेडिसिन लेंगे वहीं पे इसको ट्रीटमेंट करेंगे, जहां पे वहां पे कट लगा है, या घाव हुआ है, या तो आपको क्या है कि दूसरे फॉर्म में, अगर दूसरे टर्म में अगर बोलें, तो जहां पे आपको फ्रैक्चर्स हुआ है वहां पे ये जाकर के अफेक्ट करेगा, और जहां पे नॉर्मल है वहां पे थोड़ी करेगा। तो बच्चे पूछते हैं कि आपका बायोमॉलिक्यूल हर जगह पे सेम है, जो भी लिपिड प्रोटीन सेम है, स्ट्रक्चर है, अलग अलग थोड़ी है। तो कहां पे अफेक्ट करेगा? जहां पे आपको चोट लगा रहेगा। युक्ता समझ में आ रही है बात, ये वाला लास्ट वाला? यस सर। तो यही बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट जो है, वो सबसे अच्छा मतलब ड्रग्स को क्लासिफाइड करने का तरीका है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब देखिए ड्रग टारगेट इंटरेक्शन है, ठीक है। तो मतलब ड्रग टारगेट का, तो ड्रग्स आप लोगों ने तो बताया कि ड्रग्स का हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो मेडिसिन हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि कैसे वो कर रहे हैं। तो टारगेट अभी युक्ता ने बताया था कि कौन सा होगा। मान लीजिए आपके पास प्रोटीन्स है, या तो आप बोलेंगे लिपिड्स हो जाएंगे, या बोलेंगे फैट्स हो जाएंगे, या बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हो गया, या बोलेंगे अमीनो एसिड है, ठीक है। अब देखिए ये जो टारगेट्स है ना, ये जो आपने बोला कि ये ड्रग्स टारगेट है, तो ये इसका जो इंटरेक्शन होता है कैसा होता है? ड्रग जब आप लेते हैं बॉडी के अंदर, तो आप इन्हीं के साथ, तो हमारी बॉडी में यही तो है, और क्या है, हड्डियां हैं, हड्डियों पे तो कुछ उतना एक्शन होगा नहीं। तो ये जो प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, अमीनो एसिड हो गया,
इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो आप इसको समझो कि macromolecule of biological origin perform various function in the body. For example, protein which perform the role of biological catalyst in the body are called enzymes. ध्यान से समझना क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम। ठीक है, अभी रुको। दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेट द सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब इसको भी समझाते हैं। Carriers protein carry polar molecule across the cell membrane. Nucleic acid have the coded genetic information for the cell. Lipid have the carbohydrates are the structural part of the cell. We shall explain the drug target interaction with the example of enzyme and receptor. अब देखो आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही है एंजाइम क्या होते हैं। तो मान लो आपके पास एंजाइम इस तरीके से एक एंजाइम होते हैं जिसके पास क्या होता है, एक शेप होता है। एंजाइम के पास क्या होता है, शेप होता है। मान लो हमारे पास जो आपके बायोलॉजी में देखें एनसीईआरटी में इस तरीके से एक एंजाइम किया गया है, ये मान लो आपका एंजाइम है। अब ये एंजाइम होता क्या है कि अगर हमारे पास एंजाइम के पास एक पर्टिकुलर कैविटी है, पर्टिकुलर एंजाइम के पास एक ग्रुप है, अब क्या करेगा कि हमारे पास मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट कैसा है बेटा, ऐसे इस तरीके से सबस्ट्रेट है। अब ये दोनों क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ये दोनों पहले समझ लो, ये नॉर्मल तरीके से मैं समझा रहा हूं। तो जब ये इंटरेक्ट करेगा तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक है इस तरीके से। अब इसके ऊपर ये वाला दूसरा वाला यहाँ पे मिल जाएगा, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट में क्या हो सकता है, जो भी आप बोल सकते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगा या जो भी होगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या करेगा, लॉक एंड की मॉडल की तरह ये फिट बैठेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में। तो अब ये क्या हो गया, ये फिट बैठा। अब थोड़े से टेम्परेचर हाई कर दो, ये टूट जाएगा। एंजाइम तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो टूट करके दो अलग अलग कंपाउंड बना देगा। और ये वाला तो मतलब ये इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, अगर देखें इंटरेक्शन कैसे करता है कि आपका जो भी मेडिसिन होगा उसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा और वो आपका बायोलिपिड्स के साथ या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना। तो हमने ये बोला गया इस चैप्टर में, जो हम लोग ड्रग्स का और इंटरेक्शन का हम लोग स्टडी करेंगे, किसके साथ में करेंगे, एंजाइम के साथ में। तो आप यहाँ पे देखो, फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग एंड एंजाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन। ओके, हम लोग 5.25 में जो हम लोग आप पढ़ रहे थे, कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, याद करेंगे आप लोग। तो हम लोग आपका जो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहां पे एंजाइम का स्टडी मैंने कराया था सरफेस केमिस्ट्री में। बात समझ में आ रही है, सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि कैसे एक्शन होता है। तो वहां पे बताया था देयर कैटेलिटिक एक्टिविटीज एंजाइम प्रोटीन टू मेजर फंक्शन। तो वहां पे हम लोगों ने बताया था कैसे, इसी टाइप में मैंने एक समझाया था कि इस तरीके से एड्जॉर्प्शन भी समझाया था। तो क्या करेंगे, जो भी आपका मेडिसिन होगा उसके पास कुछ ना कुछ कैविटी होगा, वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट से मिलकर के आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जब वो टूटेगा तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। अब इसी को समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो फंक्शन है जो हमारे पास एंजाइम है, उसके दो फंक्शन है, मेनली दो फंक्शन है। तो अगर पहला फंक्शन अगर बोले एंजाइम का या मेडिसिन का, दो फंक्शन है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट। मतलब एंजाइम का यहाँ पे आप मतलब समझना कि एंजाइम हमारे पास अभी जो मतलब है यहाँ पे मेडिसिन का काम कर रहा है। तो कौन क्या काम कर रहा है ऐसे, तो पहला चीज क्या बोल रहा है, एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट। कैसे होल्ड किया है, देखो कि पहले एंजाइम था फिर सबस्ट्रेट था, अभी होल्ड किया ना लॉक एंड की मॉडल में। तो लॉक एंड की मॉडल में मान लो कि एक किसी को आप मान लो लॉक जो है, लॉक जो है वो क्या है, आपका एंजाइम है और की आपका सबस्ट्रेट है, या की एंजाइम है लॉक सबस्ट्रेट है। तो दोनों क्या करते हैं, होल्ड करते हैं ना, की को तो लॉक होल्ड करता है ना। तो वही पहला पॉइंट जो बोल रहा है कि एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन द सुटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन अटैच बाय रिएजेंट इफेक्टिवली। क्या मतलब बोला यहाँ पे कि जो आपका सबस्ट्रेट होगा, जो भी सबस्ट्रेट होगा, ध्यान से समझना आप लोग, जो भी सबस्ट्रेट होगा इसके कुछ साइट होंगे,
ठीक है, मान लो इस तरीके से है, ये वाला जो साइट होगा उसको कौन सा साइट बोलेंगे, एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट किससे मिलेगा, एंजाइम से मिलेगा, क्योंकि अब दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, ये होल्ड करेंगे, तो ये पहला चीज तो होल्ड करेगा, ठीक है। अब दूसरा दूसरा फंक्शन देखो कैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है कि जो ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, आप देखो, या तो अच्छा एंजाइम का ही एक्टिव साइट बोला है, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अच्छा रुको रुको रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जो एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम का ही एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट का एंजाइम, जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वही आपका सबस्ट्रेट को होल्ड कर रहा है, तो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, सो दिस इज द एंजाइम, इफ यू सी इन द फिगर, दिस इज द एंजाइम, ठीक है। अब इसके एक्टिव साइट से ये क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है, बोलो समझ में आ रही है। तो इसके एक्टिव साइट से एक, अच्छा। हाँ, इसके एक्टिव साइट से ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, अटैच होगा और वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, तो यहाँ पे दोनों को आपका एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट दिखा रहा है। थ्रू द वेराइटी ऑफ द इंटरेक्शन, कैसा बॉन्ड होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडरवाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ये जुड़ेगा। तो पहला चीज क्या हुआ मैत्री, बताओ तो, एंजाइम का या मेडिसिन का पहला काम क्या हुआ बताओ तो। बाइंड होना सबस्ट्रेट से। हाँ, सबस्ट्रेट से आपका वो क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा या होल्ड करेगा। दूसरा देखो, दूसरा चीज क्या बोलेंगे, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज टू प्रोवाइड द फंक्शनल ग्रुप दैट विल अट्रैक्ट द सबस्टेंट एंड कैरी द केमिकल रिएक्शन। दूसरा चीज क्या हो गया कि जो आपका एंजाइम होगा वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप, कहने का मतलब जो एंजाइम का जो ये साइट है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो साइट होगा, ये वाला साइट, ये क्या पढ़ाएगा, क्या प्रोवाइड कराएगा, ये फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो भी आपका एक्टिव साइट है, जो भी एक ऐसा है एक्टिव साइट है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। तो उसी एक्टिव साइट पे क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। इसको नेक्स्ट डायग्राम में अगर समझेंगे तो यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, होल्ड करने के बाद वो क्या होगा, वहां पे एक रिएक्शन चालू हो जाएगा, बस इतना आता है। तो आपके एंजाइम के पास दो चीज काम है, पहला तो मैं युक्ता ने बताया कि पहला तो होल्ड करेगा, बाइंड करेगा सबस्ट्रेट को, और दूसरा क्या करेगा कि सबस्ट्रेट के लिए फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो सके। बात समझ में आ गई, यस सर। क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। अब देखिए ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन को फिर से समझाया जा रहा है, अब समझ लीजिए कि कैसे इंटरेक्ट करता है, क्या करता है, कि कैसे आपका बॉडी में जब मेडिसिन जाता है तो कैसे इफेक्ट करता है ना, क्या किस तरीके से आपके बॉडी में जा करके जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं कैसे एक्शन करता है बायोमॉलिक्यूल के ऊपर। तो देखिए क्या बोला है, ड्रग्स इनहिबिट एनी ऑफ द एबव मेंशन अट्रैक्टिव एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम। कोई पहला चीज बोला जा रहा है, दीज कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट, कि जो आपका एक्टिव साइट है उसको क्या करेगा, या तो वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ब्लॉक, अब ड्रग मान लो जो सबस्ट्रेट को क्या करना था, जुड़ना किसको था, सबस्ट्रेट को, जुड़ना किसको था, सबस्ट्रेट को। एक एक लाइन पॉइंट को समझो। अब मान लो ये एक्टिव साइट है एएस, अब इसके साथ किसको जुड़ना था, सबस्ट्रेट को, लेकिन अब सबस्ट्रेट जुड़ेगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सबस्ट्रेट ना जुड़े, तो वो करता क्या है कि यहाँ पे अगर आप मेडिसिन डाल दो इसमें, तो मेडिसिन अगर डाल देंगे मेडिसिन, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका रिजल्टेंट होगा, जो एंजाइम बन के आएगा बचेगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, मेडिसिन इसको जाकर के होल्ड कर देगा। तो ये मेडिसिन हो गया, तो बताओ तो अगर मेडिसिन हो गया तो ये तो अगर मेडिसिन यहाँ पे जुड़ गया तो सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा क्या, एक्टिव साइट पे मेडिसिन अगर जुड़ गया, नहीं सर। नहीं जुड़ेगा। तो इसी को फिर से समझिए आप लोग तो, ठीक है, कहां पे है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, ड्रग इंटरेक्ट द इनहिबिट एनी ऑफ द एबव मेंशन एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम, these can block the binding site of the enzyme।
बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, एंड क्या करेगा, प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। तो अगर वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये देखिए सबस्ट्रेट है और ये ड्रग है, तो अब यहाँ पे ड्रग्स जुड़ गया, तो सबस्ट्रेट तो जुड़ा ही नहीं, तो क्या बोला, और कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। यह क्या करेगा, जो आपका एंजाइम का एक्टिविटी था उसी को खत्म कर देगा। दो चीज कर रहा है, पहला चीज, अगर आपने ड्रग्स लिया, अगर मान लीजिए हमारे पास एंजाइम है, देखिएगा, एंजाइम मतलब प्रोटीन्स, एंजाइम मतलब आपके पास क्या है, प्रोटीन्स है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि अगर ड्रग्स डालेंगे तो क्या करेगा कि बाइंडिंग साइट को ही खत्म करेगा। बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगा, होल्ड, क्या करेगा, बाइंडिंग साइट फिक्स कर देगा, तो वहां पे सबस्ट्रेट नहीं जाएगा। या जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जो भी एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी है, उसको क्या कर देगा, एक्टिविटी को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, तो आगे फर्दर आपका कोई भी चीज, आपका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। या जैसे मान लीजिए आपका बॉडी है, कहीं पे आपको चोट लगा, तो आपका जो इन्फेक्शन हो रहा था, यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा था, तो इन्फेक्शन कब हो रहा था, जब बाहर से कोई बाहरी चीज आकर के अटैक कर रहा था ना। तो अब तुमने क्या किया कि बाहरी चीज जब अटैक कर रहा था, तो वहां पे दो चीज कर दिया, कि यहाँ पे जो आपका घाव था, वहां पे आपने क्या कर दिया, मेडिसिन लगा दिया, जो आप लोग पेस्ट लगाते हैं। अब मेडिसिन लगा दिया तो बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी अटैक करेगा, तो अब मेडिसिन हो गया। तो अब बाद में क्या हो गया, बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा है, सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, ये क्योर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये दो, या तो वहां पे बाइंड कर दे, या क्या करेगा कि इसके एक्टिविटी को ही डैमेज कर देगा। जब मेडिसिन डालेंगे तो इसको जला देगा, यहाँ के स्किन को, तो डैमेज कर देगा, तो भी यहाँ पे नहीं जुड़ पाएगा। तो ये दो तरीके से है कि आपका कैसे एंजाइम इंटरेक्ट करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ड्रग इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ द सब्सटेंस ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन टू डिफरेंट वे। तो दो डिफरेंट वे से उसको, मतलब ये क्या करता है, अटैच करता है, दो डिफरेंट वे से। अब मान लीजिए क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, कि मान लीजिए आपने अभी देखा था, एक तो आपने समझ ही लिया है कि दो डिफरेंट वे से किया। तो अगर मान लीजिए पहला चीज क्या किया कि ड्रग्स यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे ये ड्रग्स हो गया, तो आप, और दूसरा चीज ये, तो फिर आप सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ेगा, ये जो दूसरा चीज है, तो ये आप सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ेगा, इसको बोलेंगे, तो ये सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा चीज क्या बोला कि मान लीजिए आपने अभी देखा था कि जो भी एंजाइम होते हैं उसके पास एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट होता है। तो एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट में क्या है, ये फिक्स्ड है, ये जो स्ट्रक्चर है, कैविटी है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर क्या बोला कि अगर मान लीजिए ड्रग यहाँ नीचे से जुड़ जाए, अगर आपने ड्रग नीचे से जुड़ जाए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए ये फिक्स वाला शेप है, वो डैमेज नहीं हो जाएगा। मान लीजिए ये ऐसा हो गया, ऐसे टाइप में, जब यहाँ पे आपका, यहाँ पे मान लीजिए ड्रग्स जुड़ गया, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, नीचे जुड़ेगा तो चेंज हो जाएगा। तो अब ये, हाँ, हाँ, तो अब यहाँ पे क्या बोलेगा, अगर चेंज हुआ तो यहाँ पे सबस्ट्रेट अब जुड़ ही नहीं पाएगा, इसके ऊपर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि उसी टाइप में होना चाहिए जुड़ने के लिए। जैसे लॉक, अगर लॉक है तो उसमें की, अगर लॉक की मॉडल देखेंगे, तो अगर की घुसाएंगे, तो अगर वो चेंज हो गया, लॉक का शेप ही चेंज हो गया, तो की उसमें थोड़ी जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो उसी बात को ये कर रहा है, आप फिर से समझ लीजिए आप लोग, क्या बोल रहा है, ड्रग इनहिबिट अटैचमेंट ऑफ सब्सटेंस इन ऑन एक्टिव साइट एंजाइम, और टू डिफरेंट वे। पहला वे देखिए, ड्रग compete with the natural substance for their attachment on the active site of enzyme। क्या बोला कि जो ये सब्सटेंस है, ये नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल, जो आपका नेचर में है, नेचुरल सब्सटेंस है। अब क्या बोला जा रहा है कि ये ड्रग्स जो होते हैं, ये compete करते हैं। compete करने का मतलब ये हुआ कि जुड़ना तो था सबस्ट्रेट को, लेकिन जुड़ कौन गया, ड्रग जुड़ गया। तो अब ड्रग जुड़ा, तो ये जो नेचुरल सब्सटेंस थे, जो हमारे शरीर में हार्मफुल इफेक्ट कर रहे थे, वो जुड़ ही नहीं पाएगा। तो जब वो नहीं जुड़ पाएगा, कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बैठ पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब देखिए, एक तो आपको समझ में आ गया। दूसरा अगर पॉइंट आप स्टडी करें,
तो दूसरा पॉइंट में बोला है सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम ऑन एक्टिव साइट। तो जो ये एक्टिव साइट है वहां पे कुछ ड्रग्स नहीं अफेक्ट बाइंड करते हैं, तो कहां पे वो बाइंड करते हैं? दीज बाइंड टू डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच आर कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। अब क्या करेंगे? एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर देंगे। मान लीजिए नीचे से बाइंड कर गया, यहां से बाइंड नहीं किया एक्टिव साइट से, ड्रग क्या कर दिया कि एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड किया। दिस बाइंडिंग आर ऑफ इनहिबिटर्स एट एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट। अब क्या किया कि यहां से जैसे ड्रग जुड़ा तो ये जो शेप था, ये वाला जो शेप था एक्टिव साइट वाला, उसके एक्टिव साइट शेप ही चेंज कर दिया। अब जो आपके पास ताला था वो क्या कर दिया कि उसमें ऐसा चीज आपने कर दिया कि उसका शेप ही चेंज कर दिया। अब क्यू उसमें खुद थोड़ी घुसेगा जब शेप चेंज हो गया। तो सच अ वे दैट सब्सटेंस कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो अब इसके अब जब शेप चेंज हो गया इसका, तो जो भी चीज है उसमें डालेंगे, जो भी आपका केमिकल होगा, जो भी दूसरा दूसरा जो आपका हिस्टामाइन होगा या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, इसके ऊपर जुड़ ही नहीं पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका शेप ही डैमेज हो गया। आपने उसको जला दिया, मान लीजिए स्किन पे कुछ इन्फेक्शन होता है तो कुछ लोग ऐसा ड्रग्स डाल के धुल देते हैं, उसकी वजह से वो जो जो फंक्शनल ग्रुप चाहिए था, शेप चाहिए था, वो मिला ही नहीं बैक्टीरिया को बैठने के लिए। वो क्या हो गया? स्लिप कर गया। तो वो क्या हो जाएगा? उसकी वजह से भी वो क्या हो जाएगा? ट्रीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir, समझ रहा। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है? इफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन एंजाइम एंड अ इनहिबिटर इज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या हो सकता है? वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। कैन नॉट बी ब्रोकन इजिली, देन द एंजाइम इज ब्लॉक परमानेंटली। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए ब्लॉक्ड हो जाएगा, मतलब लंबे समय के लिए वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। आगे क्या बोला है? द बॉडी देन डिग्रेड द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। फिर क्या बोला जाएगा कि बॉडी खुद से, अपना जो शरीर है उसके कॉम्प्लेक्स को खुद डिग्रेड करेगा। अदरवाइज वो क्या है? लंबे समय के लिए वो ठीक हो गया। सिंथेसिस ऑफ नो कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसाइज द न्यू एंजाइम, इसके बाद न्यू बनेगा। तो अगर मान लीजिए कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी को पेट खराब हो गया ना, सिंपल मैं बता रहा हूँ ऐसे लैंग्वेज में, तो देखो कि कुछ मेडिसिन लेते हैं तो एक दो दिन में क्या होता है, फिर से हो जाता है। फिर उसको फूड पॉइजनिंग जिसका शिकायत होता है, एक दवा खाया, फिर से कुछ खाया, फिर फूड पॉइजनिंग, फिर 4 दिन बाद खाया, फिर फूड पॉइजनिंग। लेकिन कुछ अच्छे क्वालिटी के जो ड्रग्स होते हैं उसको ले लो ना, तो 5-6 महीने के लिए, साल भर के लिए तो ट्रीटमेंट हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरेक्ट जो बॉन्ड बनाता है रिसेप्टर्स के साथ, वो कैसा बॉन्ड बनाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो इजिली नहीं ब्रोक हो पाएगा। तो वो लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। बात समझ में आ गई युक्ता? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए ये क्या है? रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। अब आप लोगों ने, आपने पहले देखा था कि मैंने बताया था कि रिसेप्टर्स जो होते हैं, ड्रग टारगेट जो होता है आपका, ड्रग टारगेट युक्ता ने बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये ड्रग टारगेट है, जहां पे ड्रग एक्टर्स एक्टिव काम करता है, जहां पे आपका क्या करेगा कि ड्रग उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर रिसेप्टर की बात करें तो जो भी ड्रग टारगेट है, मान लो बायोमोलिक्यूल इस तरीके से है, तो इसका कुछ जो एरिया होगा बेटा ना, ये वाला, तो ये वाला क्या करेगा? रिसेप्टर का काम करेगा। सारा एरिया नहीं काम करेगा, मॉलिक्यूल का कुछ ही पोर्शन जो होगा वो रिसेप्टर का काम करेगा। तो इसको समझो, देखो रिसेप्टर को समझो, अच्छे से समझना। तो क्या बोला है? रिसेप्टर्स आर प्रोटीन that are crucial to body communication process. Majority of these are the embedded in the cell membrane. तो क्या है कि आपका ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है। तो मान लीजिए एक ये सेल मेम्ब्रेन है ना, आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये वाला एरिया, ठीक ना। अब उसके अंदर में अगर देखो, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में ये क्या बोला जा रहा है कि रिसेप्टर प्रोटीन है। ये कैसा है? ये रिसेप्टर प्रोटीन है। और रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर क्या है ना? बाइंडिंग साइट है। रिसेप्टर प्रोटीन के ऊपर क्या है? बाइंडिंग साइट। तो इसी को क्या बोला जा रहा है कि रिसेप्टर्स का काम करेगा। जो ऊपर एक सरफेस होगा वहां पे रिसेप्टर्स हैं। ये जो आपका सेल्स हैं, हमारे स्किन जो हैं, उसमें कुछ कुछ आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स जुड़े हैं।
रिसेप्टर के ऊपर क्या है, बाइंडिंग साइट्स भी हैं। आगे क्या बोला है, द रिसेप्टर प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इन सच अ वे दैट देयर स्मॉल पार्ट परचेजिंग एक्टिव साइट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सरफेस। जो स्मॉल पार्ट है, देखिए ये सरफेस से क्या है, आउटसाइड में खुल रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए एक्टिव साइट बाहर में खुल रहे हैं, सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन। और क्या करता है कि ये आउटसाइड रीजन में क्या करता है, इस साइड में क्या करता है, ओपन अप होता है। आगे क्या बोल रहा है, आउटसाइड ऑफ द रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये ओपन हो गया। तो अब रिसेप्टर्स क्या हो गया बेटा, ध्यान से समझो कि रिसेप्टर ये इम्बेडेड प्रोटीन है जो आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। और ये इम्बेडेड जो प्रोटीन है, रिसेप्टर है, उसके पास क्या है, एक्टिव साइट है। और वहां पे एक्टिव साइट के ऊपर मेडिसिन क्या करेगा, अटैच होगा। आगे पढ़िए, देखिए क्या बोला जा रहा है, इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स and that between neurons of muscle communicate through the certain chemicals. These chemicals are known as chemical messengers are received at the binding site of the receptor. तो जो भी केमिकल्स आप ले रहे हैं, केमिकल मैसेंजर का मतलब जो भी केमिकल ले रहे हैं, कहां पे ये रिसीव किया जा रहा है, ये जो बाइंडिंग साइट है इसी पे आपका केमिकल जुड़ेगा। जो ड्रग्स है यहीं पे आपका जुड़ेगा, कहां पे, बाइंडिंग साइट पे। आगे क्या बोला जा रहा है, टू कम्युनिकेट मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइज चेंज। तो जब ये ड्रग्स एक्शन करेगा तो इसका शेप चेंज होगा, जो हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। दिस ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल, थस केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू सेल विदाउट इंटरिंग द सेल। मतलब क्या बोल जा रहा है कि केमिकल अब यहां पे जब जुड़ेगा, इस वाले पे केमिकल जो बाइंडिंग साइट है ना रिसेप्टर का, यहां पे जब जुड़ेगा तो मेडिसिन इसमें नहीं जाएगा, इसके अंदर में नहीं जाएगा, यही रिसेप्टर के थ्रू ये क्या है, पूरा इंफॉर्मेशन क्या करेगा, सेंड कर देगा पूरे मेम्ब्रेन को, हर जगह ये पहुंचा देगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स है, बॉडी के न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करेंगे न्यूरॉन्स। तो जब भी आपका जैसे केमिकल्स लेते हैं हम लोग बॉडी के अंदर, तो अफेक्ट क्या होता है, लिया तो हमने स्टमक में लिया ना, स्टमक में लिया ना, हम लोग थोड़ी ना कि पैर के लेग्स में पहुंचा दिया। अगर हम लोग कोई भी पिल्स लेते हैं, मेडिकल पिल्स का, हम थोड़ी अंगुलियों में थोड़ी पहुंचा दे, चोट तो अंगुलियों में लगा है। बात समझ में आ रही है इतना। तो लिया तो माउथ के थ्रू स्टमक में गया, लेकिन अफेक्ट कहाँ किया, फिंगर्स पे, जहां पे चोट लगा था। किसके थ्रू किया, केमिकल मैसेंजर के थ्रू किया, जो आपका रिसेप्टर साइट पे जाया, एक्टिव साइट से बाइंड किया, और वो क्या है, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज को ट्रांसफर किया, कहां पे, जहां पे चोट लगा था। बात समझ में आ रही है मैत्री? Yes, sir. तो ये बात हुआ कि आपको कैसे ये एक्टिव एक्शन का काम कर रहा है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखिए अब इसको डायग्राम से बता दिया है। देखिए ये इंटीरियर सेल का है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये वाला बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट, और ये वाला रिसेप्टर है, ये है आपका रिसेप्टर प्रोटीन। तो यहाँ पे केमिकल आपका जुड़ रहा है जो हम खा रहे हैं। अब जब जुड़ेगा तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि पहले देखो इसका शेप कैसा है, ये वाला देखो गड्ढा है, फिर जब ये जुड़ेगा तो इसका शेप चेंज कर देगा, ठीक है, फिर निकलेगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया कि जब यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे देखो मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा है न्यूरॉन्स के थ्रू टोटल बॉडी में। जैसे होता क्या है कि जैसे कुछ मेडिसिन हम लोग लेते हैं, जो जो लोग पागलपन के शिकार होते हैं या कुछ लोग ओवर एक्साइटेड होते हैं, तो वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं, देखते हो कांपने लगते हैं, बॉडी में हलचल होने लगती है। क्यों, क्योंकि वो केमिकल मैसेंजर जो होता है क्या करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। बात समझ में आ रही है, इसलिए कंपन होता है बॉडी में। नहीं समझा? Yes, sir. अच्छा, तो ये पहला वाला जो डायग्राम था, ये क्या है, रिसेप्टर रिसीविंग द केमिकल मैसेंजर, शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज आफ्टर द अटैचमेंट। यहाँ पे शेप चेंज हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये वाला शेप। लास्ट वाला रिसेप्टर रिगेन स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल। तो लास्ट में जैसे केमिकल खत्म होगा अपना काम करके, तो फिर से रिसेप्टर का शेप फिर वैसा ही आ जाएगा। आगे क्या, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर इन ए बॉडी दैट act with different chemical, that attach with different chemical messengers. These receptors show selectivity for the chemical
messengers over the other because their binding site have different shape, structure, amino acid composition. अब इस लाइन को खूब अच्छे से समझ लो, ठीक। तो हमारे बॉडी में जो है रिसेप्टर है, जो भी प्रोटीन्स है, ठीक है, ये बोला जा रहा है कि जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन्स है, इस तरीके से मैं बता देता हूं, तो ये क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के हैं, लाखों टाइप में है, ऐसा एक ही नहीं है, बहुत सारे टाइप है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड आप देखेंगे तो बहुत सारे टाइप के हैं, 20 टाइप के जो अमीनो एसिड है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ये डिफरेंट ड्रग से जुड़ते हैं, ये डिफरेंट ड्रग से जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही ड्रग से जुड़ेंगे। जब ये डिफरेंट ड्रग से जुड़ेंगे तो ये डिफरेंट टाइप का एक्शन भी करेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहें, दीज रिसेप्टर्स शो सेलेक्टिविटी ऑफ द केमिकल, कोई भी केमिकल किसी से जाके नहीं जुड़ेगा, क्या है, सेलेक्टिव है। तो ये कुछ ही केमिकल कुछ ही मेडिसिन से जुड़ेगा। मैसेंजर्स ओवर द अदर बिकॉज देयर बाइंडिंग साइट हैव डिफरेंट शेप। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट है, उसका डिफरेंट शेप होने की वजह से वो डिफरेंट केमिकल्स के साथ बाइंड करेगा, डिफरेंट शेप डिफरेंट। क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड के आधार पे ड्रग्स को भी क्लासिफाइड किया गया है, तो कुछ ही कुछ से जुड़ेंगे ना, तो कुछ ही आपका एक्शन करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड एंड कंपोजिशन ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। क्या बोलेंगे उसको, एंटागोनिस्ट। तो जब वो बाइंड करके, क्या बोला जा रहा है, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट और इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन, तो अपना जब काम करेंगे तो उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। आगे, दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग द मैसेज इज रिक्वायर्ड। तो जब आप ब्लॉकिंग कर रहे हैं, जो ब्लॉक कर दे रहा है एक्टिव साइट को, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज एंटागोनिस्ट। देयर आर अदर टाइप ऑफ ड्रग दैट मिमिक्स द नेचुरल मैसेंजर्स बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, दीज आर कॉल्ड द एगोनिस्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं, आपका जो नेचुरल रिसेप्टर्स होते हैं या आपका क्या बोलते हैं कि नेचुरल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, तो दैट इज एगोनिस्ट होते हैं। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स। तो जब हमारे बॉडी में नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी होती है तो आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते हैं और वो आपका उस तरीके से मिमिक करके काम करता है। तो जब केमिकल मैसेंजर लेते हैं तो एंटागोनिस्ट बोलते हैं और नेचुरल मैसेंजर जो होता है उसको एगोनिस्ट बोलते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे थेरापेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग। तो पहले आपका क्या बोलेंगे, एंटासिड पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांकुलाइजर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे कल पढ़ेंगे अब ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। एनी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बोलिए। नो सर। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे इसको स्टडी करो और नोट्स बनाओ। अब हमारे ख्याल से दो लेक्चर और लगेंगे, इसके बाद ये सिलेबस आपका खत्म होगा और फिर हम लोग रिवीजन चालू कर देंगे जो सीपीटी वाला है, ओके। यस सर। ओके ओके, बाय स्टूडेंट, बाय। थैंक यू सर। बाय बाय बाय।